तुम्हें पता है नितिन क्या होता है वेब एपीआई? यस सर। सर आता नहीं है करना, बट नॉलेज है। ठीक है, तो वेब एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। तो देखो, ये बात सही है कि डॉट नेट ने हमें एमवीसी दिया है, और डॉट नेट कोर का एमवीसी जो प्रोडक्ट है वो बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, चेक कर लेता हूँ। यस। तो बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है डॉट नेट कोर एमवीसी, और बहुत परफेक्ट प्रोडक्ट भी है, और कई कंपनीज में ये यूज हो रहा है। अब इसका फायदा क्या होता है कि इसी में आप एक ही पूरा का पूरा प्रोडक्ट है, उसमें ही आप डिजाइन भी बना सकते हो, एचटीएमएल का व्यू भी बना सकते हो, इसमें ही आप कोडिंग भी कर लोगे, इसमें ही डाटाबेस से कनेक्टिविटी भी कर लोगे। सारा काम आप डॉट नेट कोर एमवीसी से कर सकते हो। फुल फ्लैश्ड वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। तो हमने एक बना के देखी भी है, करंट ऑपरेशन भी करके देखे, सब हम आराम से कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दुनिया इवॉल्व होती रही, तो लोगों को लगा यार, जरूरी थोड़ा है कि ये जो डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट वाले बंदे हैं, इनका ही यूआई बनाने का तरीका सबसे अच्छा हो, या इनका ही कोड लिखने का तरीका सबसे अच्छा हो। दूसरे भी तो हो सकते हैं। तो दूसरे थे ही, जैसे जावा का अपना प्लेटफॉर्म है, और पाइथन का अपना है, हर लैंग्वेज का अपना है। तो एक चीज फिर धीरे धीरे जरूरत पड़ी, मेनली फ्रंट एंड की। इन्हें लगा यार कि हम लोग जो डॉट नेट कोर और वाले बंदे हैं, इनका बैकएंड स्ट्रांग होता है। मतलब इनकी सी शार्प एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप कहीं पे भी यूज कर लो। पर आपने जब इसका एचटीएमएल देखा होगा, सीएस एचटीएमएल, तो उतना स्ट्रांग और उतना इजी, या उतना मजा नहीं आता काम करने में। काम हो जाता है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं है फ्रंट एंड जितना एज कंपेयर टू बैक एंड। बैक एंड में बहुत स्ट्रांग है। तो एक तरीका है कि क्यों ना हम पूरा प्रोडक्ट एक साथ बेचने की बजाय, कि पूरा एक साथ बेचें, इसकी बजाय क्या करते हैं, कोड कोड को बेचते हैं, कोड सर्विस को बेचते हैं। कोड सर्विस मतलब कि मान लो अमेजोन एक वेबसाइट है ई कॉमर्स की, मिंत्रा भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, और कोई और स्विगी भी एक वेबसाइट है। अब इन सब वेबसाइट में कौन सी चीज कॉमन होती है? कार्टिंग की फंक्शनलिटी, ऐड टू कार्ट करना, ये सारी वेबसाइट में कॉमन होती है नहीं होती? बोलो। यस सर। यस। यस सर। बिलिंग, बिलिंग सब में कॉमन होती है, सब में पैसा भरना ही पड़ेगा। बिलिंग सब में कॉमन होती है। और मोटा मोटा ई कॉमर्स की वेबसाइट में देखोगे ना, तो 70% सब में फंक्शनैलिटी तो सेम ही रहती है, कि भाई इधर कपड़े आ जाएंगे, उधर मेन्यू में डाटा आ जाएगा, ऊपर टॉप में डाटा आ जाएगा, ये डाटा। तो इन होशियार लोगों ने क्या बात बताया कि यार, आपको हमारा फ्रंट एंड पसंद नहीं आ रहा ना, एक काम करो, फ्रंट एंड आप कोई और सा यूज कर लो। कौन सा यूज कर लो फ्रंट एंड? अब फ्रंट एंड में भी अलग अलग प्लेयर आ गए। अब ऐसा नहीं होता ना कि एक ही बंदा पूरी मार्केट कैप्चर कर लेगा। आईटी की मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ी है, सबसे बड़ी दुनिया में आईटी मार्केट ही है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। अब उसमें माइक्रोसॉफ्ट की बात नहीं है कि वो सब कुछ कवर कर ले, या गूगल ही अकेला सब कुछ कवर कर ले, कंपटीटर तो आएंगे ही। तो इनमें फ्रंट एंड में जैसे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट थी, तब तक तो ये सब काम चला रहे थे। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट इनके कंपटीटर आ गए, एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, नोड जेएस। नोड जेएस तो खैर बैकएंड में भी काम होता है। तो ये सारी चीजें कंपटीटर हैं। अब ये लोग फ्रंट एंड के एक्सपर्ट हैं। अब जो फ्रंट एंड का एक्सपर्ट होगा, वो ज्यादा अच्छा फ्रंट एंड का काम करेगा, या जो सब कुछ काम करता होगा वो ज्यादा अच्छा करेगा? जाहिर सी बात है, जो एक चीज में एक्सपर्ट होगा वो अपनी चीज में बिल्कुल बेस्ट करेगा। तब वरना अगर ये एंगुलर ही करता है, वो भी एम डॉट नेट वाले इससे अच्छा कर दें, तो फिर इसका क्या काम रह जाएगा? तो इसीलिए फ्रंट एंड की लाइब्रेरीज आई कुछ, उन्होंने कहा कि यार फ्रंट एंड हमारे ऊपर छोड़ दो, डिजाइन विजाइन ये सब हमारे ऊपर छोड़ दो, हम काम करेंगे इसमें। और इन्होंने सोचा हाँ, बात भी सही है, मान लो मैं दोनों जंग लड़ने चलूं, एक साथ दोनों ही हार जाऊं, तो एक काम करता हूं, एपीआई भी बनाना शुरू करता हूं। एपीआई क्या होता है कि आपको फंक्शनैलिटी मिल जाएगी, व्यू नहीं मिलेगा। व्यू आपने फंक्शनैलिटी दे दी, अब व्यू
यूजर का मन है, चाहे वो रिएक्ट जेएस पे बना ले, चाहे वो एंगुलर पे बना ले, चाहे वो व्यू पे बना ले, चाहे वो जावास्क्रिप्ट पे बना ले, चाहे वो सिंपल ये बना ले, चाहे वो जावा में ही बना ले, चाहे वो किसी और टेक्नोलॉजी में, आप उसके ऊपर है। हम तो अपनी फंक्शनैलिटी बेच रहे हैं। तो जहां पे ओनली फंक्शनैलिटी बेचनी होती है, वहां पे एपीआईज का काम आता है। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस सर। ठीक है भाई। तो हर टेक्नोलॉजी में एपीआई है। अब दरअसल मैं सच बताऊं अगर आपको, जो बड़ी एप्लीकेशन, जो अगर आप तुम नई दुनिया में जाओगे और फुल स्टैक डेवलपमेंट या फिर फ्रंट एंड या बैक एंड भी जाओगे ना, तो डॉट नेट कोर एमवीसी आता है, इट्स अ गुड थिंग। कई सारी एप्लीकेशन एमवीसी अभी यूज करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। लेकिन ज्यादातर लोग अब मूव करेंगे और करते जा रहे हैं कि भाई आर्किटेक्चर क्या होता है, दिखाता हूं। एक कोई सा भी डाटाबेस ले लो, आपके ऊपर है। कोई सा भी डाटाबेस कंपनी के ऊपर है, डिपेंड ऑन उनकी रिक्वायरमेंट। सीक्वल, पीएल सीक्वल, और भी, मतलब ये तो रिलेशनल डाटाबेस बता रहा हूं। मोंगोडीबी, और भी बहुत सारे डाटा है। मोंगोडीबी नो सीक्वल डाटा है, डाटाबेस है। ये सब चीजें डिटेल में जानने की आपको जरूरत नहीं है, वो जब आप धीरे धीरे इन पे काम करोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन कोई सा भी एक डाटाबेस हो, अब ये डाटाबेस जरूरी नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ही बेच रहा हो, कोई भी बंदा बेच रहा हो, उससे डाटाबेस खरीद लेंगे जो भी बेस्ट लगेगा इन्हें। यहां पे बीच में एपीआई बनेंगी। एपीआई मतलब सिर्फ फंक्शनैलिटी, सिर्फ फंक्शनैलिटी, कोई भी आपको यूआई नहीं होगा, एपीआई। अब ये किसमें बनती है? जावा, डॉट नेट, पाइथन सब बनाते हैं ये लोग। तो फंक्शनैलिटी इनसे खरीद ली जो इनके बेस्ट हैं। और यूआई, आजकल यूआई में जो नंबर वन बंदा है वो रिएक्ट जेएस है। रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, ये दोनों पॉपुलर हैं। लेकिन रिएक्ट जेएस अभी काफी आगे बढ़ता जा रहा है एंगुलर जेएस से। हालांकि कंट्रोवर्शियल वर्ड है ये, क्योंकि एंगुलर वाले कहते हैं हम आगे हैं, रिएक्ट वाले कहते हैं हम आगे हैं। लेकिन मार्केट कैप्चर के हिसाब से देखो तो रिएक्ट जेएस, और जितना मैं जानता हूं मार्केट को, रिएक्ट जेएस अभी काफी पॉपुलर होता जा रहा है। मुझे दोनों ही आता है हालांकि। और मैं रिएक्ट जेएस पे बहुत जल्दी कोर्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ। आइदर मैं मतलब यूट्यूब पे कोर्स बना के सीधा डालूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, या फिर कोई एक बैच पढ़ाऊंगा, उसमें फिर पढ़ाते पढ़ाते यूट्यूब पे डालूंगा। तो ये है भाई। तो लोग क्या कहते हैं कि भाई अपने मर्जी का बेस्ट डाटाबेस ले लिया, बेस्ट एपीआई ले लिया, बेस्ट फ्रंट एंड ले लिया, और अपना आपने बना दिया, क्या बोलते हैं, पूरी एप्लीकेशन। हम जो पढ़ रहे हैं अब ये वाला पढ़ेंगे। हर बंदा फ्रंट एंड बेचता है, हम कौन सा पढ़ रहे हैं? डॉट नेट का। और डॉट नेट का भी जो लेटेस्ट आया है फ्रंट एंड, डॉट नेट कोर वेब एपीआई, वो क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। क्लियर। ठीक है। अब इसमें जानने से पहले दो तीन चीजें समझ लो। इसमें प्रोजेक्ट खोल के दिखाऊं इससे पहले आप बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंस है ही नहीं। अभी आप कहोगे अरे सर ये तो आप उल्लू बना रहे हो, आप तो वही एमवीसी पढ़ा रहे हो हमें। पर उल्लू नहीं बना रहा, ये एमवीसी जैसे ही है। बस व्यू हटा दो, फंक्शनैलिटी बचेगी, वो ये हमारी क्या बोलते हैं, डॉट नेट कोर वेब एपीआई है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन एंगुलर जैसे ही है, समझ लो। अब इसमें देखो भाई क्या होता है कि एक तो एचटीटीपी, आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा। आपका ये वेब एपीआई कहीं सर्वर पे होस्ट होना चाहिए। होस्टेड है तो रिक्वेस्ट जाएगी और रिस्पॉन्स आएगा। इतनी बात हमें क्लियर है? रिक्वेस्ट का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जाएगी, रिस्पॉन्स भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आएगा। उस फॉर्मेट को क्या कहते हैं, उस प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं? एचटीटीपी। ये बात हमें क्लियर है? अब एचटीटीपी की वर्ब्स इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी वर्ब होती हैं। तो जो पॉपुलर मेन 4 वर्ब होती हैं, इसमें ही 80-90% काम होता है। एक दो और भी होती हैं इंटरनल, लेकिन उन पे हमें ध्यान नहीं देना अभी। एक होती है एचटीटीपी गेट। गेट मतलब ये करंट ऑपरेशन वाला ही का सारा काम है। गेट मतलब गेट ऑल द रिक्वेस्ट, ऑल द रिसोर्स और समथिंग, नॉट ऑल, गेट रिसोर्स, ऐसे लिखते हैं रिसोर्स। ठीक है, तो ये गेट रिक्वेस्ट है। तो इन्होंने कहा
वेब एपीआई वालों ने हम मेथड के नाम क्या देंगे, क्या मेथड का नाम ये दे दें, कुछ स्पेसिफिक दे दें? तो उन्होंने कहा यार मेथड का नाम हम देने का कोई फायदा नहीं है, 4 बनाते हैं। गेट, कहीं कहीं आपको मतलब नाम तो होगा ही, हालांकि विदाउट नाम आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, लेकिन क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को तो ऐसा बनाना था कि कोई भी बंदा अपना नाम दे दे, तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कहा, 4 वर्ब का इस्तेमाल करो। एक एचटीटीपी गेट जो डाटा को लाने के लिए, दूसरा एचटीटीपी पोस्ट टू पोस्ट डाटा इनटू द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर डाटा पोस्ट करने के लिए, चाहे वो फ्रंट एंड पोस्ट, फ्रंट एंड जब बेसिकली कोई फॉर्म वॉर्म भरेगा उसे सेव कराएगा तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट में जाएगा। थर्ड क्या है, एचटीटीपी पुट, पुट का मतलब क्या है, अपडेट, कि कोई इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है तो। और चौथा क्या है, एचटीटीपी डिलीट, डिलीट का मतलब क्या है, अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन डिलीट करनी है तो। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर। ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि एक और चीज इसमें समझनी है आपको, वो कराऊंगा नहीं, वो बस समझनी है आपको भी। क्या है कि भाई पता कैसे चलेगा, मान लो मैं एपीआई बना के बेच रहा हूं कि एपीआई ले लो, एपीआई ले लो, ठीक है, तो आएगा कोई एपीआई लेने, भाई एपीआई दे दे। कौन सी एपीआई लेगा, वो बोलेगा भाई बिलिंग की दे दे, तो मैंने बिलिंग की दे दूंगा। अब कहेगा भाई मुझे पता कैसे चलेगा कि तूने बिलिंग में कौन कौन से मेथड बनाए हैं, क्या क्या लिखा है, मैं कैसे एक्सेस करूंगा? यूआई वाले को अगर पता ही नहीं है कौन से मेथड है तो कैसे एक्सेस करेगा? तो एपीआई को एक कॉन्ट्रैक्ट भी देना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बना के देना पड़ता है, उसमें सारी डिटेल लिखी होती है। ठीक है, एपीआई कॉन्ट्रैक्ट इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो यही कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई आप सर्विस बेचोगे कैसे, तो बताओगे ना कि भाई ये फंक्शनलिटी है, तो उसे एपीआई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, अब बनाना शुरू करते हैं। इतना ही बेसिकली जानना था, पूरा एमवीसी जैसे ही लगेगा आपको, लेकिन घबराने का नहीं। सर एपीआई ये जस्ट लाइक WCF सर्विसेज। हाँ हाँ हाँ, चलो एक और चीज बता देता हूँ इसी बात पे तुम्हें, WCF का नाम ले दिया। अब दुनिया में हर चीज, एक और चीज ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कभी कोई पूछेगा बता दोगे तो इंप्रेस हो जाएगा कि भाई इतनी डिटेल में पता है तुम्हें, तो इसलिए बता रहा हूँ खाली। तुम्हारे जैसे फ्रेशर लेवल पे इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे, बट ये शुरुआत कैसे हुई एपीआई से। तो सबसे पहले भाई जब इंटरनेट वगैरह आया तो एक टेक्नोलॉजी आई थी रिमोटिंग की, रिमोटिंग, WCF वगैरह सबसे पहले, कि भाई अब रिमोटिंग क्या टेक्नोलॉजी थी, ये उस पे इंटरनेट पे काम नहीं करती थी, ये काम करती थी लोकल नेटवर्क पे। लोकल नेटवर्क पे कैसे काम करता था ये, जैसे इन्होंने कंसेप्ट रिमोट से ही चुराया चुराया था। जैसे होता नहीं कि यार रिमोट आपके हाथ में है और आप बटन दबा दबा के किस टीवी की सर्विसेज इंजॉय कर रहे हो, राइट? रिमोट आपके हाथ में है, आप बटन दबा के टीवी का काम कर रहे हो, या फिर रिमोट आपके हाथ में है, आप एसी ऑन कर दे रहे हो, एसी ऑफ कर दे रहे हो, किसी दूसरे की सर्विस अपने रिमोट के थ्रू इंजॉय कर रहे हो। तो डॉटनेट में जो सबसे पहले सर्विस आई थी उसे रिमोटिंग कहते हैं। वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे नहीं थी, वो एक दूसरा प्रोटोकॉल होता है विंडो एप्लीकेशन के लिए, उसे टीसीपी कहते हैं। जो विंडो एप्लीकेशन पे काम करते हैं टीसीपी बोलते हैं इसे। इसका फुल फॉर्म जहां तक मुझे याद है, मैं इस पे करता नहीं हूं काम, बट ये है इसका फुल फॉर्म जहां तक मुझे याद है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये क्या करती थी रिमोटिंग, सिर्फ विंडो, मतलब ये इंटरनेट पे काम नहीं करती थी, एचटीटीपी वगैरह पे काम नहीं करती थी, ये विंडोज इन्वायरमेंट में काम करती थी। एक सिंगल नेटवर्क में 10 कंप्यूटर रखे हुए हैं, उनमें आपस में बातचीत करवा देगी। उसके बाद जब इन्होंने बनाया डॉटनेट ने, इंटरनेट वगैरह आ गया, तो सबसे पहले ये लेके आए WCF। WCF क्या था, ये टीसीपी पे भी काम करता, एचटीटीपी पे भी काम करता था, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल पे काम करता था। इन्होंने कहा कि चलो एक ऐसा बनाते हैं जो सब पे काम करे, पुराने वाले पे भी करेगा, नए वाले पे भी, एचटीटीपी वाले पे भी करेगा,
और भी होते हैं, HTTP डुअल होता है, ऐसी बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, सब पे काम करेगा। तो ये सही था। इसे बोलते हैं विंडो कम्युनिकेशन फाउंडेशन। ये मतलब इंटरनेट पे भी काम कर जाता था और नॉर्मल नेटवर्क पे भी काम कर जाता था। लेकिन इसमें भी इन्हें मजा नहीं आया, क्योंकि यार 90% एप्लीकेशन तो अब वेब एप्लीकेशन हो गई है ना। तो हमें चाहिए था कोई फास्ट जो स्पेसिफिक एचटीटीपी पे काम करे, जो स्पेसिफिक एचटीटीपी पे काम करे फास्ट वे। तो उसके बाद आई रेस्ट एप्लीकेशन, बोलते हैं इन्हें। रेस्ट एप्लीकेशन क्या थी? ये सिर्फ एचटीटीपी पे काम करती थी, और इन्हें शुरू से डिजाइन किया गया था, इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि दे विल वर्क एब्सोल्युटली फास्ट। एक तो फास्ट थी, रिलायबल थी, कि भाई ऐसा नहीं है कि नेटवर्क हल्का खराब हुआ तो खराब ही हो जाएगा, कुछ मतलब लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी। और एचटीटीपी फ्रेंडली थी। एक सेकंड मुझे देना बस, मुझे कोई अर्जेंट कॉल आ रही है। ऑलराइट दोस्तों, तो वापस आते हैं अपनी कहानी पे। उसके बाद क्या आया था? रिमोटिंग के बाद बता दिया मैंने डब्ल्यूसीएफ के बाद आई थी रेस्ट एप्लीकेशंस। तो रेस्ट एपीआईज क्या होती थी? एचटीटीपी पे काम करती थी ओनली, फास्ट, रिलायबल, एचटीटीपी फ्रेंडली। और ये जो डॉटनेट कोर एपीआई है, ये भी रेस्ट वो को ही फॉलो करती है। तो कोई पूछे रेस्ट क्या है, तो डॉटनेट कोर एपीआई भी रेस्ट को ही फॉलो करती है। ये भी बहुत फास्ट है। इसका अलग अलग वर्जन आता गया ना, अलग अलग एक एक इंप्रूव करते गए, तो ये बहुत फास्ट है, ये है, सब कुछ है। तो कोई पूछ सके, कभी कोई पूछ सकता है डब्ल्यूसीएफ क्या है, तो ये मत सोचना भाई यार ये क्या पूछ लिया। इसमें बहुत लफड़ा था, बहुत लोचा था, तो इसीलिए ये बहुत इजी है। ये बहुत मुश्किल था। अब क्या मुश्किल था वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर उसकी डिटेल में फंस फंसा दूंगा तुम्हें तो कंफ्यूज हो जाओगे। बट ये समझ लो कि कोई डब्ल्यूसीएफ पे बात कर ले या रिमोटिंग की बात कर ले, तो ये समझ लो इवॉल्व हो रहा है, जैसे ह्यूमन इन्वॉल्व हुआ है वैसे सर्विसेज भी इवॉल्व हुई हैं। रिमोटिंग से शुरू हुआ डब्ल्यूसीएफ, फिर रेस्ट, अब डॉटनेट कोर एपीआई जो इंटरनली रेस्ट को यूज करता है। लेकिन इसको भी अगर और भी एडवांस आ गया है, वो माइक्रो सर्विसेज बोलते हैं। माइक्रो सर्विसेज इन्वायरमेंट आ गया है। इसमें क्या है कि है तो सर्विसेज, कोई अलग चीज नहीं है, यही एपीआई ही है। बस ये है कि अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एपीआई मत बनाओ। मान लो मुझे मेरी कंपनी के लिए फंक्शनैलिटी बनानी है, कि भाई एम्प्लॉय की फंक्शनैलिटी, उनके एचआर डिपार्टमेंट की फंक्शनैलिटी, उनके आईटी डिपार्टमेंट की फंक्शनैलिटी, फाइनेंस डिपार्टमेंट की फंक्शनैलिटी। तो इन्होंने कहा भाई एक एप्लीकेशन मत बना, छोटी 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 अलग अलग एप्लीकेशन बना दे, और वो सब आपस में कम्युनिकेट कर पाए। तो इससे फायदा क्या होगा कि भाई कल को अगर एक कोई खराब हो गई तो सबको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, पूरा ऑफिस ठप नहीं बैठेगा, पूरा ऑफिस फिर भी काम कर पाएगा। तो इसीलिए इसे बोलते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। तो कोई पूछे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर या डॉटनेट कोर एपीआई में आप काम कर लोगे, तो कह दोगे हाँ माइक्रो सर्विस में कर लेंगे, इसमें दिक्कत क्या है। बनानी आपको बिहाइंड द सीन एपीआई है, बस छोटी छोटी बहुत सारी चीजें बना लेनी है। और बीच में एक हब, एक बेसिकली मॉनिटर होता है, वो सबको मॉनिटर करेगा कि जितनी एप्लीकेशन बनी है सब आपस में बात कर पाए या ना कर पाए। तो ये बेसिक सी हिस्ट्री समझ में आई। यस सर। यस सर। चलो अब आते हैं अपने डॉटनेट कोर एपीआई पे जो हमें बनाना है। तो हमें क्या ढूंढना है? एएसपी डॉट नेट कोर वेब एपीआई, इस पे ही काम करेंगे। सी शार्प, वेब शार्प, अलग अलग लैंग्वेज का, हमें अपना सी शार्प वाला पकड़ लेना है। इसे लिख देते हैं तुम्हारा कौन सा बैच था, कहां से शुरू था? अप्रैल में, राइट? अप्रैल 2024। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट कर लिया। ओ, आउट ऑफ सपोर्ट आ रहा है, लेकिन गलत आ रहा है, क्योंकि
अभी .NET 8 आ चुका है, हालांकि एक काम करूंगा अगली बार से मैं .NET 8 ही इंस्टॉल कर लूंगा इसमें। मेरे बाकी लैपटॉप में है, अभी इस वाले लैपटॉप में नहीं इंस्टॉल किया मैंने। बट .NET 7 और 8 में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो आप 7 यूज कर लो। HTTPS हमें चाहिए या नहीं चाहिए, पूछ रहा है किस तरह का ऑथेंटिकेशन वगैरह करवाओगे। हम कह रहे हैं अभी ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन हम पढ़ ही रहे हैं ऑलरेडी एमवीसी में, सेम इसमें भी लगता है, कोई अलग तरीके से नहीं है। अब पूछ रहा है यूज कंट्रोलर अनचेक टू यूज मिनिमल एपीआई। हम कह रहे हैं नहीं भाई, कंट्रोलर का तो इस्तेमाल कर ही लो। और इनेबल ओपन एपीआई सपोर्ट, ये सब सपोर्ट ओपन नहीं करना मुझे। क्रिएट कर दूंगा। यहां पे जाएंगे तो ये देखो पूरा वही प्रोजेक्ट खुल गया जो वहां पे खुला था। बस कंट्रोलर कंट्रोलर सब है, बस कौन सी चीज नहीं है, व्यू नहीं है। आपको कोई मॉडल भी तो नहीं है, तो मॉडल तो हमने खुद बनाया था ना, वहां पे मॉडल अपने आप थोड़ा ना आ गया था, मॉडल तो हमने खुद बनाए थे ना। तो मॉडल भी नहीं है, व्यू भी नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीजें सेम है। डिपेंडेंसी, एनालाइजर, फ्रेमवर्क, ये सब चीजें बता चुका हूं ऑलरेडी क्या काम करते हैं ये सब। फ्रेमवर्क लाइब्रेरी है, एनालाइजर आपके कोड पोड को एनालाइज करता रहता है। प्रॉपर्टीज में होती है, लॉन्च सेटिंग में होता है कि भाई आपका कैसे ये वेब चलेगी, क्योंकि तो कोई भी एप्लीकेशन चल रही है तो सर्वर पे मैंने कहा कहा था चलती है। मैंने कहा था कोई भी एप्लीकेशन सर्वर पे चलती है, पर डॉटनेट में कैसे चल रही है, तो डॉटनेट में ये ऑटोमेटिकली एक सर्वर बना देता है और उसका यूआरएल दे देता है, तो इस पे चलती है ऑटोमेटिकली। कंट्रोलर में कंट्रोलर है, ऐप सेटिंग में अपना कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह लिखेंगे। प्रोग्राम डॉट सी एस में अपनी बाकी चीजें जो ऐड वैड करते हैं वो ऐड करेंगे, सारी फीचर्स। और एक फाइल इन्होंने बना के दे रखी है। अच्छा ये तो खाली ये मॉडल क्लास बना के दे रखी है बेसिकली। यहाँ पे कभी कभार एंटिटी भी बोल देते हैं, मॉडल भी बोल देते हैं, दोनों का मतलब मोटा मोटा एक है। अगर एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करोगे तो वहां पे एंटिटी ज्यादा यूज होता है, बट एंटिटी कोई बोले या मॉडल बोले तो एक ही बात समझना कि मतलब वो प्रॉपर्टी बना रहे हो। तो इन्होंने एक मॉडल दे रखा है और एक कंट्रोलर दे रखा है कि शुरू में आपको खाली हाथ ना, कुछ ऐसा ना हो कि समझ ही ना पाओ क्या करना है। तो इस कंट्रोलर को अगर थोड़ा बहुत पढ़े क्या कोड लिखा है, तो समरीज नाम का एक एरे लिया है स्ट्रिंग नाम का, उसके अंदर ये सारी एरे की वैल्यू डाल रखी है। और ये तो लॉगर है, सीधा एरर वेरर लॉग करने के काम आएगा, कंस्ट्रक्टर है। अब इन्यूमरेबल डॉट रेंज, इन्यूमरेबल डॉट रेंज क्या होता है, ऑटोमेटिकली मतलब लूप चलाएगा 5 बार, ये 5 बार ऑटोमेटिकली लूप चलाएगा 1 से लेके 5 तक। और क्या करेगा, 5 ऑब्जेक्ट बनाएगा, डेट की वैल्यू डालेगा, अभी जो जो भी डेट हो रहा है, टेम्परेचर की कुछ वैल्यू डालेगा, और समरी, समरी को यहां से उठा के लेके आएगा कि रैंडम डॉट शेयर, रैंडम मतलब इनमें से कोई सी भी एक समरी उठा लेगा उस ऑब्जेक्ट में डाल देगा। और टेम्परेचर में भी रैंडम डॉट रैंडम उठाएगा, मतलब 22 से लेके 55 तक कोई भी टेम्परेचर दे देगा। आप कहोगे सर ये सब कोड हम कैसे समझेंगे, हमें क्या पता ये सब क्या लिखा हुआ है। तो आपको ये सब कोड याद करने की जरूरत नहीं है। कभी भी अगर आपको कोई रैंडम नंबर निकालना होगा तो ये लाइब्रेरी इन्होंने एमवीसी ने दे रखी है। और अदरवाइज आप एक छोटा सा जीमेल गूगल पर करोगे या चैट जीपीटी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा कि कौन सी लाइब्रेरी से कर सकते हो। बहुत सारी अलग अलग लाइब्रेरी होती है, उनमें से एक एमवीसी ने दे रखी है कि रैंडम नंबर अगर मुझे जनरेट करना है तो यहां पे कर लूंगा। और समरी में भी रैंडम नंबर जनरेट किया है, और क्या बोलते हैं, समरी डाल दी है इसके अंदर। और इनोबल डॉट रेंज का मतलब क्या है, फॉर ईच लूप लगाया है, इसे कुछ अलग से मत समझो, फॉर ईच लूप लगा रखा है इन्होंने। और ये काम कर रहे हैं और इसी लिस्ट को वापस रिटर्न कर ले रहे हैं। रन करते हैं, कुछ भी नहीं किया हमने, सिंपल रन किया है। अच्छा मुझे किस पे खुल रहा है, मुझे ए माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं पसंद, मैं चाहता हूं उस पे खुले, अपने क्रोम पे। हाँ यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे जाके आप सेटिंग कर सकते हो भाई, क्रोम पे चलाना है मुझे, क्रोम सबसे बेटर ब्राउजर है तो क्रोम पे चलाओ। तो ये देखो भाई सारी इंफॉर्मेशन आ गई,
दिखाता हूं। इन्होंने क्या रिटर्न किया, एक इन्यूमरेबल मतलब लिस्ट होता है, लिस्ट रिटर्न की, गेट की और एरे बना के रिटर्न कर दिया। क्या क्या एरे में था, डेट, टेम्परेचर, समरी और एक ऑब्जेक्ट है एरे का। जावास्क्रिप्ट की क्लास लूंगा मैं तो उसमें एरे वैरे पता चलेगा। तो इस तरह के बेसिकली एक एरे होता है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो बिग ब्रैकेट है इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, यहां पे आपको सही से दिख नहीं रहा। हाँ यहाँ पे बड़ा बड़ा दिखेगा ना। तो ये देखो जावास्क्रिप्ट में इसे एरे कहते हैं, ये जो बिग ब्रैकेट है ये एक एरे है। जावास्क्रिप्ट या जेसन इन सब लैंग्वेज में एरे मतलब बिग ब्रैकेट में ऐसे लिख दो तो एरे बन जाता है, और ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है, इसके अंदर जो जो लिखोगे वो एक ऑब्जेक्ट है। तो ये देखो भाई, डेट लिया था, डेट आ गया, टेम्परेचर में टेम्परेचर आ गया, और समरी में समरी आ गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो वहां से रिटर्न कर रहा था वो हमें दिख गई। आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा अलग कर ले, एक ही ऑब्जेक्ट को उठा लेता हूं जिससे क्लियर समझ में आए। ये कोमा लगा के, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रॉपर्टी का नाम है, उसकी वैल्यू है, प्रॉपर्टी का नाम है, उसकी वैल्यू है, प्रॉपर्टी का नाम है, उसकी वैल्यू है, प्रॉपर्टी का नाम है, उसकी वैल्यू है। और इसी कोड को यहां से मैच करेंगे तो 5 बार चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। डेट में डेट आ रहा है, टेम्परेचर सी में टेम्परेचर सी आ रहा है। अब फ़ारेनहाइट देखो, क्या आपको कि फ़ारेनहाइट तो है ही नहीं, तो फ़ारेनहाइट कहां से आ रहा है, चलो चेक करते हैं कहां से आ रहा है। गो टू डेफिनेशन, ये देखो फ़ारेनहाइट में ऑटोमेटिकली इन्होंने निकाल रखा है कि भाई फ़ारेनहाइट की वैल्यू ऑटोमेटिकली लगा दियो। तो जो भी टेम्परेचर सी में दोगे 32 जमा ये फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है, निकाल के ऑटोमेटिकली कर रखा है, इसीलिए फ़ारेनहाइट भी आ रहा है और समरी भी आ रहा है। तो समझ में आया कैसे डाटा लेके आए यहाँ पे। थोड़ा बहुत समझ में आया, 50% या 40%। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा एक और बात मैं बताना भूल गया, यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है एपीआई से रिलेटेड। अब एक बात सोचो, एपीआई कंसेप्ट इस वजह से आया था कि भाई मैं अपनी इंफॉर्मेशन किसी को भी दे सकूं, रिएक्ट वालों को भी, एंगुलर वालों को भी, जावा स्क्रिप्ट को भी, इवन जावा वालों को भी दे देगा। डॉटनेट अपनी इंफॉर्मेशन जावा वालों को भी दे सकता है, और अपनी इंफॉर्मेशन पाइथन वालों को भी, कोई सी भी एपीआई कहीं पे भी यूज हो सकती है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, डॉटनेट की लैंग्वेज तो सी शार्प है, अगर मैंने सी शार्प का कोड दे दिया जावा को तो जावा क्या समझ समझ पाएगा। तो बताओ कैसे सॉल्व होता है, दुनिया में, दुनिया को देख के बताओ दुनिया में कैसे सॉल्व होता है। हमें हिंदी बोलनी आती है, रशियन को रशिया बोलनी आती है, और जापानीज को जापानीज बोलनी आती है, लेकिन जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो सब आपस में कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं। इंटरप्रेटर के थ्रू। नहीं, ऑफिस में से इतने सारे इंटरप्रेटर थोड़ी ना होते हैं, इंटरप्रेटर। नहीं नहीं, मतलब हम किसी दूसरी लैंग्वेज को अगर सपोर्ट करते हैं तब। हाँ तब करते हैं, लेकिन जनरली ऑफिस में अगर आपके ऑफिस में 5-7 लोग हों, अलग 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 देश के, तो जनरली कैसे बात भाषा होती है, किस भाषा में आप बात करते हो, जनरल बताओ कॉमन ये सब। लैंग्वेज इंग्लिश होगा। हाँ कॉमन लैंग्वेज, कौन सी कॉमन लैंग्वेज है वो, इंग्लिश तो इंग्लिश है। जाहिर सी बात है, क्यों है इंग्लिश, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग इंग्लिश है, इसलिए इंग्लिश को अभी ऑफिशियल लैंग्वेज बना रखी है। तो ज्यादातर देखो, ज्यादातर कंपनी में इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाती है। ऑफिशियल मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कहीं लिख रखा है कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल का मतलब कि एक कॉमन लैंग्वेज है, जो अलग अलग देश के बंदा हो तो अपनी लैंग्वेज भी सीख लेता है और इंग्लिश तो सीख ही लेता है कि चलो यार कंपनी में काम करना है, मल्टीनेशनल कंपनी में अलग अलग देश के लोगों से बात करना होगा, तो कैसे बात करेंगे, तो एक कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें बात कर लेता है। बात सही है नहीं है।
Yes, sir. तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर सी शार्प जावा से बात करे, डॉटनेट से बात करे, सॉरी डॉटनेट से तो कर ही लेगा, एंगुलर से बात करे, रिएक्ट से बात करे, तो कोई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस सर। Yes, sir. होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो दो थे, दो फेमस हैं, बहुत सारे हैं वैसे तो, सबने अपना अपना लेके आ गए थे, लेकिन दो पॉपुलर हुए थे। एक है एक्सएमएल। एक्सएमएल का नाम सुना हुआ है नितिन, तुमने सुना होगा? यस सर। हाँ, तो एक तो एक्सएमएल लैंग्वेज है, एचटीएमएल की जैसी है थोड़ी बहुत, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी है, नोड्स वगैरह होती हैं। पहले इसका बहुत यूज होता था, और जो ये WCF है ना, कोई पूछे क्या दिक्कत थी, तो वो एक्सएमएल में ही डाटा ट्रांसफर भेजता था, कि एक्सएमएल में भेज दिया, अब दूसरा बंदा। अब ये एक्सएमएल ऐसी लैंग्वेज है जो सब जानते हैं, इंग्लिश जैसी मान लो, समझ लो। और पहले चलती थी ये, मतलब पहले ज्यादा पॉपुलर थी, अब पॉपुलर नहीं है, अब बहुत ही रेयर, कभी भी कहीं कहीं यूज हो जाती है, लेकिन बहुत ही रेयर। तो एक्सएमएल एक लैंग्वेज है तो सब जानते हो, दूसरी कौन सी है बता सकते हो? जेसन। करेक्ट, दूसरी लैंग्वेज है जेसन, ये सबसे पॉपुलर है। इसमें क्या खासियत क्या है इस वाले में, इसमें क्या था, बहुत लोचा है इसमें, नोड्स है। जैसे दिखाऊं तुम्हें कोई एक्सएमएल का कोड? एक एक्सएमएल की सैंपल फाइल, चलो, खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब ये देखो, इस तरह का एक्सएमएल फाइल होती है। अगर मुझे कोई टेबल भेजनी हो, तो पहले टेबल का नाम, मतलब एक उस प्रोजेक्ट का नाम, फिर टेबल की आईडी, फिर उसका ऑथर क्या है, ये और पढ़ने जाऊंगा मैं, तो शुरू से जाना पड़ेगा। पहले कैटलॉग के अंदर बुक निकालो, बुक के अंदर ऑथर, उसके अंदर टाइटल, ये सब चीजें, बड़ा लफड़ा है ये। देखो पूरा पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को रीड करना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट इजी, राइट? तो जेसन आया, जेसन ने कहा भाई इतना पंगे मत लो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ा बता देता हूं, मेरे को यूज करो। अब चलो जेसन दिखाता हूं। जेसन क्या है, बहुत ही सिंपल चीज, ये है जेसन, ये लो। तो इन्होंने सैंपल नहीं है, चलो ठीक है, यहीं पे जा देता हूं। जेसन बस ये है कि आपको एक कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, उसके अंदर प्रॉपर्टी का नाम, वैल्यू का नाम, प्रॉपर्टी का नाम, वैल्यू, प्रॉपर्टी का नाम, वैल्यू, नेम जोन, एज 30, कार्नल, काम खत्म। कोई नहीं बताएगा क्या डाटा टाइप है, क्या कुछ है, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं। इंटीजर है, स्ट्रिंग है, क्या है, इसे कुछ लेना देना नहीं है। कहेगा अगर मैं इंटीजर बोलूंगा, तो जावा वाले बोलेंगे भाई हमारे में इंट नहीं बोलते, इंटीजर बोलते हैं। रिएक्ट वाले बोलेंगे अबे हमारे में तो खाली लेट बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट वाले बोलेंगे लेट बोलते हैं। पाइथन वाले बोलेंगे अबे हमारे में कुछ और बोलते हैं। तो कहेगा भाई तुम्हारे में जो बोलते हो तुम्हें लेना देना है, मैं तो खाली प्रॉपर्टी का नाम और वैल्यू भेज दूंगा। अब तुम्हें इसे कन्वर्ट जिसमें करना है वो कर लो। तुम्हें स्ट्रिंग लगता है, नाम है तो स्ट्रिंग बना लो, एज इंटीजर लगती है तो अपने इंटीजर में कन्वर्ट कर लो। इस तरह से मैं डाटा भेज दूंगा, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, और एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर भेज दूंगा। तो ये ज्यादा आसान है, एक्सएमएल ज्यादा आसान है। ये सर सुना सर। करेक्ट, तो इसीलिए सब लोग मूव हो गए जेसन पे। अब ज्यादातर तुम्हें हर एपीआई में जेसन जेसन ही रिटर्न कराना पड़ता है, तो जेसन ही रिटर्न कराओगे। चलो भाई, इतना हम समझ गए अभी तक, कोई दिक्कत या परेशानी आई इसमें? नहीं सर। एक छोटा सा बना ले, अपने आप भी बना के देख लेते हैं, फिर एक अगली क्लास में बताऊंगा कि और डिटेल में थोड़ा क्लास इंप्लॉय इंप्लॉय बताऊंगा। आज एक छोटा सा ही बना लेते हैं, एक अपना कंट्रोलर बनाते हैं खाली। आगे हमारा ये है ना, कंट्रोलर में लिख लेते हैं ऐड, ऐसे नहीं बनता भाई, पहले इसे रोकना पड़ेगा। ऐड कंट्रोलर यहां से लेते हैं, एपीआई का, एमबीसी वाला कंट्रोलर नहीं बनाना, एपीआई वाला कंट्रोलर बनाना है। तो एपीआई कंट्रोलर का अभी एम्प्टी ले लेता हूं, नाम दे दो कुछ, ले लेता हूं टेस्ट कंट्रोलर ले लेता हूं, चलो। तो इस तरह से कंट्रोलर बन जाएगा,
जो एमवीसी में कंट्रोलर क्लास थी पेरेंट, इसमें कंट्रोलर बेस है। तो कोई बस क्लास अलग है, पेरेंट है, इसके फीचर देखना चाहोगे, कभी पढ़ना चाहो, मन करे तो अंदर जाके देख सकते हो क्या क्या है इसके अंदर, बट इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एपीआई का कोई कंट्रोलर बनेगा इस क्लास से इनहेरिट करेगा, और बताना पड़ेगा कि भाई ये एपीआई कंट्रोलर है, एमवीसी वाला नहीं है। तो एक ये साइन लगाना पड़ेगा ऊपर। और ये राउट है। राउट मतलब, राउट क्या होता है याद है, एमवीसी में बताया था। राउटिंग। हाँ, राउट मतलब वो होता है ना कि भाई कैसे आपकी एप्लीकेशन मूव करेगी, यूआरएल यूआरएल क्या डालोगे, एम्प्लॉय इंडेक्स डालोगे तो इंडेक्स वाला पेज आ जाएगा। जो भी यूआरएल है वो राउटिंग है, कि कैसे यूआरएल में क्या डाल रहे हो कि आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई इस कंट्रोलर तक अगर तेरे को पहुंचना है तो तुझे पहले एपीआई लगाना पड़ेगा। मतलब पहले तो आपका डोमेन नेम रहेगा, लोकल होस्ट, जो भी आपका पोर्ट है जहां पे चलेगी वो। उसके बाद कंट्रोलर का नाम लिखना है। कंट्रोलर का नाम क्या है, टेस्ट, तो टेस्ट लिखना है। और उसके बाद क्या होगा, अपने मेथड कुछ भी बना सकते हो, पर 4 ही बनाने हैं। तो मैंने कहा था 4 बना सकते हो, तो एक एचटीटीपी गेट लेते हैं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट ले लेता हूं। आई एक्शन रिजल्ट क्या होता है, ये जैसे ऑब्जेक्ट होता है वैसे आई एक्शन रिजल्ट भी है, सबका पापा है, तो ये फायदा है। ठीक है, क्या किया मैंने इसमें, स्ट्रिंग का एक एरे बना लेते हैं भाई। एप्पल्स बना लेते हैं भाई। मैंगोज लिख लेते हैं इसमें। चलो भाई, बन गया। क्या कह रहे, अरे ऐसे थोड़ा बनाते हैं, फेयर भी ले लिया, स्ट्रिंग का एरे भी ले लिया। फ्रूट्स बनाते हैं। रिटर्न फ्रूट्स, बट कह रहा है यार, कह रहा है भाई ये जो एरे है ना इसको कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा मैं एक्शन रिजल्ट में। एरे को एक्शन रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। तो जनरली हम, जैसे मैंने आपको बताया, जेसन लेते हैं। हालांकि मैं चाहूं तो यहाँ पे अभी आपको दिखाने के लिए खाली स्ट्रिंग एरे ले लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी चलेगा। और रन करूंगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अपना वाला डालना पड़ेगा। क्या था हमारा, एपीआई टेस्ट, एपीआई और टेस्ट डाला तो आ गया हमारा। आ गया नहीं आया, यस सर। लेकिन यस सर। स्ट्रिंग नहीं लेते ना। तरीका क्या है कि भाई आपको जेसन ही रिटर्न करना है, स्ट्रिंग रिटर्न करने का फायदा है। तो जेसन रिटर्न करने के लिए एरे को सीरियलाइज, मतलब जो भी तरह का एरे है इसे जेसन में कन्वर्ट कर लो। तो कोड देख लेते हैं, यहां यहीं से कॉपी पेस्ट कर लूंगा कोड। मतलब एक क्लास दे रखी है जेसन की, उससे आप कन्वर्ट कर सकते हो। मुझे भी याद नहीं रहता, ओए बताना पड़ेगा ना इसे। अच्छा, इसे ऑलरेडी बता रहे हैं, होशियार है। अच्छा, ऑलरेडी इसने डॉट नेट के बताया, मुझे लगा इसे बताना पड़ेगा, डॉट नेट में कर रहा हूँ। जेसन सीरियलाइजर करके एक क्लास आती है, उससे कर सकते हैं। इन्होंने भी उससे किया है। अच्छा, ओके करके कर दिया इन्होंने। हाँ देखो, 2-3 तरीके। एक तो डॉट नेट कोर ने अपने आप से ही कुछ मेथड बना रखे हैं। तो अपने आप से जो मेथड बना रखे हैं वो ये दे रखा है, ओके करके। तो अगर आप ओके लिख दोगे
तो ये भी देखो ओके के ऊपर ले जाओगे तो ये क्या है, ओके ऑब्जेक्ट रिजल्ट। ओके मतलब सब कुछ सही है भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ओके। और ये भी एक रिजल्ट टाइप डॉटनेट ने बना रखा है। इन सब, इसका पापा भी आई एक्शन रिजल्ट बना रखा है, सबका पापा है। तो क्योंकि ये भी एक रिजल्ट टाइप बना रखा है तो इसका पापा भी आई एक्शन रिजल्ट है। तो अगर अब मैं रन करूंगा, एपीआई टेस्ट, तो अभी भी मुझे दिख जाएगा। और कई कबार क्या होता है कि ये इस तरह से ओके ओके करके रिटर्न नहीं करना पड़ता, तो जेसन की एक लाइब्रेरी दे रखी है, उसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। मतलब डॉटनेट, ये जेसन की लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, मतलब ये आपको कोड में भी अपने आप ही ऐड हो जाएगी। न्यूटन सॉफ्ट एक पैकेज है सर, उसको इंस्टॉल करके। हाँ, न्यूटन सॉफ्ट से भी हो सकता है, न्यूटन सॉफ्ट से भी हो सकता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी से क्या लेना। जेसन सिराइजर भी हालांकि थर्ड पार्टी है, लेकिन जनरली जेसन सिराइजर ज्यादा कॉमन यूज होता है। बट ये अपने अपने चॉइस के ऊपर है, न्यूटन सॉफ्ट भी यूज करते हैं काफी लोग। तो क्या किया हमने, बोला कि भाई मेरे एरे में ये पड़ा हुआ है, इसे सीरियलाइज कर दो। सीरियलाइज का मतलब कि भाई जेसन की तरह बना दो, कि कल को मैं इंफॉर्मेशन किसी को दूं तो वो जेसन की तरह जाए, ना कि मेरी तरह जाए। अब रिटर्न में मैंने क्या कर दिया, कंटेंट देखो, कंटेंट भी एक रिजल्ट है, कंटेंट रिजल्ट। तो कंटेंट कह रहा है जेसन की तरह कंटेंट रिजल्ट रिटर्न कर, और एप्लीकेशन जेसन नाम का ये मतलब टाइप दे दिया कि किस टाइप की फाइल है। तो ये तो यहां पे भी रिटर्न हो गया, करेक्ट। तो ये अभी तक ये गेट रिक्वेस्ट थी, इसीलिए आप यहां पे मस्त ब्राउजर पे देख पा रहे हो। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट मतलब कुछ डाटा डालना है, तो यहां पे क्या टाइप करूंगा, ब्राउजर पे कुछ टाइप थोड़ा ना होता है, तो ब्राउजर पे कुछ टाइप नहीं होता। उसके लिए भी एक थर्ड पार्टी टूल है जो इन्होंने हमें प्रोवाइड कर रखा है। इन्होंने कहा है भाई एपीआई का कोई यूआई तो होता नहीं है, तो आप डाटा डालोगे कहां से, टेस्टिंग कैसे करोगे। तो टेस्टिंग करने के लिए इन्होंने एक थर्ड पार्टी दे रखा है, वो मैं कल आपको बताऊंगा। और वो क्या करेगा, यहां पे हम उसे ऐड कर देंगे, और फिर जब रन करेंगे तो एक नई स्क्रीन खुल जाएगी। उस स्क्रीन में आप, मतलब वो सुंदर सी स्क्रीन नहीं होगी, उस स्क्रीन में आप एपीआई वगैरह टेस्ट कर सकते हो। और दूसरा, एपीआई को टेस्ट करने के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे पोस्टमैन एक बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, तो पोस्टमैन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। पोस्टमैन से भी आप एपीआई को टेस्ट कर सकते हो। क्या बात समझ में आ रहा है आपको कि टेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। भाई एमवीसी का यस कोड सर। तो मैं, मेरे पास यूआई था, तो मैं यूआई से टेस्ट कर लेता था कि मुझे डाटा डालना है, तो मैंने एक पेज बनाया, उसमें डाटा डाल दिया। विवेक तुम्हारे लिए ये। लेकिन एपीआई में तो कोई यूआई नहीं है, हम तो खाली फंक्शनैलिटी बेच रहे हैं, तो एपीआई को कैसे टेस्ट करो। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं दो तरीके हैं। एक, डॉटनेट कोर की एक थर्ड पार्टी है, नाम लाइब्रेरी, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, मतलब वो बहुत ज्यादातर जावा डॉटनेट सबके साथ उसका इस्तेमाल होता है। नाम अभी मेरे मुंह से एकदम निकल गया है, अभी भी मैं उसका इस्तेमाल ही कर रहा था, अभी मतलब 5:30 बजे तक अभी मैं काम ही कर रहा था ऑफिस का, उसी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हुए अभी मेरे मुंह से निकल गया। कल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा और दिखाऊंगा भी करा के। या फिर दूसरा तरीका क्या है, बहुत सारे टूल्स हैं, तो उनमें से एक सबसे पॉपुलर टूल है पोस्टमैन। इनका काम ही ये है कि इन पे सारी रिक्वेस्ट भेज भेज के आप अपनी एपीआई टेस्ट कर सकते हो। तो मैं दोनों से आपको दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही है। क्या पहले तो विवेक ये बात समझ में आई कि टेस्टिंग क्यों करनी पड़ रही है हमें। हाँ जी सर। क्यों बताओ, एमवीसी में क्यों नहीं करना पड़ा थर्ड पार्टी टूल, इसमें थर्ड पार्टी टूल क्यों करना पड़ रहा है, बोलो। सर एमबी यूआई पे कर लेते थे। यहां पे यूआई नहीं है, यहां पे भी अगर यूआई बना दे तो यहाँ पे सर यहां पे नहीं बना सकते ना, कि भाई जब एक कह ही रहा है मैं सर्विस बेचूंगा तो यूआई बना देगा तो एमवीसी नहीं बन जाएगा ये। तो यहाँ पे यूआई नहीं बना सकते, तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे यूआई आंसर यही है,
जो बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो। आंसर यही है कि भाई इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास कोई यूआई नहीं है। अब यूआई नहीं है तो मुझे फंक्शनैलिटी मैंने 50 मेथड बना लिए, वो टेस्ट कैसे करूंगा, देखूंगा कैसे कि सारा फ्लो सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो मुझे या तो कोई थर्ड पार्टी टूल चाहिए, तो मतलब थर्ड पार्टी टूल ही चाहिए और कोई तरीका नहीं है। तो थर्ड पार्टी टूल से हम टेस्ट करते हैं। पोस्टमैन बड़ा कॉमन है, और एक एमवी इन्हीं का है, क्या बोलते हैं उसका नाम मेरे मुंह पे था भी निकल गया है, बट कोई नहीं बता दूंगा आपको। तो ये दो दो टूल हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। क्लियर है विवेक? हाँ जी सर। चलो ठीक है, आज का क्लास का कोई सवाल या क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। ठीक है, बस यही है एपीआई। आप कल एक पूरा एमवीसी का करंट ऑपरेशन बना लेंगे। बस इसमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। करंट ऑपरेशन बना के गेट पोस्ट पुट डिलीट चारों तुम्हें दिखा दूंगा। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सेम उसके जैसे ही होता है। अब मैं तो बल्कि ये तुम्हें प्रोजेक्ट दे दूंगा और तुमसे कहूंगा कि तुम अपनी प्रैक्टिस में ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन इसमें करो। अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है वाला ऑथेंटिकेशन वाला कर लो, नहीं कर रहा तो चैट जीपीटी से पूछो, स्टेप बाय स्टेप खुद करो तो ज्यादा मजा आता है। कहीं फंसो तो पूछ लो मेरे से, बट खुद करना इस पे तो मजा आएगा। मैं यहाँ पे इसमें आपको बता दूंगा करंट ऑपरेशन और गेट पोस्ट पुट डिलीट, फिर इसके बाद मूव कर जाऊंगा मैं जावास्क्रिप्ट पे। यस सर। क्लियर है? ठीक है। यस सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।